बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम को लेकर के मैं आया हूँ। यहाँ पे हम सर्वनाम की परिभाषा, इसके प्रकार विस्तार से देखेंगे। तो आइए पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम का अर्थ होता है सब का नाम। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सर्वनाम को संज्ञा के स्थान पर रखा जाता है। वाक्यों में सर्वनाम वह शब्द है जो किसी प्रश्नाधीन आदमी की जगह पर उपस्थित होता है। सर्वनाम केवल एक नाम नहीं बल्कि सबके नाम के बारे में बताती है। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम हैं। इसके कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, आप, जो, ये क्या हो गया? ये सब सर्वनाम है। ठीक। सर्वनाम के उदाहरण, जैसे सीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। सीता ने गीता से कहा मैं बाजार जाती हूँ। सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर मैं, वह, उसके संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए, दूसरों के लिए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, क्या है? यह वक्ता खुद, हम अपने लिए खुद कहते हैं। तुम मतलब आपके लिए, सुनने वाले के लिए। और यह वह किसी और के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब हम और आप मिल करके किसी और के बारे में बात करते हैं तो ये तीनों क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। एक भ्रांतियाँ हैं जो आप लोग दूर कर लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर किया जाता है, जिसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, यहाँ याद रखिएगा, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता, कहने वाले यानी वक्ता और किसी और व्यक्ति के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे मैं वक्ता खुद बोल रहा हूँ, फिल्म देखता हूँ, मैं घर जाता हूँ। आप मतलब दूसरे के लिए बात हो रही है, आप ये भी हो गया। तुम दूसरे के लिए, आपके लिए बात हो रही है। आजकल आप कहाँ रहते हैं? वह जो है ये तीसरा है, तो तीसरे के लिए, तो मैं, आप और हम दोनों मिल करके जब तीसरे की बात करते हैं तो वह भी क्या आता है?
पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। अब इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष कौन होता है? जैसे मैं अपने बारे में कुछ बात कर रहा हूँ तो ये उत्तम पुरुष में आएगा। आपके बारे में कुछ बात कर रहा हूँ तुम, तो ये मध्यम पुरुष आएगा। जब मैं और आप दोनों मिल करके किसी तीसरे को इंडिकेट करके बोल रहे हैं तब वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष। तुम स्कूल जाते हो, तुम हो गया मध्यम पुरुष। अब मैं बात कर रहा हूँ वह स्कूल जाता है, मैं और आप, क्या वह स्कूल जाता है? तो मैं और आप मिल करके जब किसी तीसरे की ओर इंडिकेट करते, इशारा करते हैं तो वह क्या है? अन्य पुरुष। ठीक, आप देख भी लीजिए। जिन शब्दों का प्रयोग कहने वाला खुद को प्रकट करने के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारा, हम, मुझको, हमारी, ये सब आते हैं। ठीक है, ये उत्तम पुरुष, ये आपका मध्यम पुरुष, तुम, आप हो गया, और लास्ट में आपका आ जाएगा अन्य पुरुष। ठीक, वह, यह, वह, इनका, ये सब क्या है? अन्य पुरुष है। उदाहरण, वे मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कमर कस ली है, ये अन्य पुरुष का उदाहरण है। ठीक, निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का जिन शब्दों का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध। ठीक है, अपनेपन का बोध करने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वक्ता अपने आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। जैसे हमें, तुम, अपने आप, निजवाचक, निज, निजी, खुद, स्वयं आदि, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। यहाँ नोट के रूप में आप इसको नोट कर लीजिए। जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ पर यह आदर्श सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने के लिए हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, देख लीजिए। मैं अपने कपड़े स्वयं, मैं अपने आप, मैं खुद कुछ नहीं करता, खुद। ठीक है, भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। ठीक है, मुझे अपने से कुछ भी करने का मन नहीं करता, उसे अपना काम खुद क्या है? यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण स्वरूप समझाया गया है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो बच्चों, आप निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ये याद रखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम भी इसे कहते हैं। इसमें यह, वह, वे आदि का निश्चय रूप से बोध होता है। ठीक है, वह मेरा गांव है, आप देख लीजिए ये संकेत दिया जा रहा है। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी, फिंगर से आप इंडिकेट करके बोलते हो यह मेरी पुस्तक है, ये सब है, ये पुस्तक रानी,
रानी की है। इसमें वह, यह, ये आदि शब्द निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम के प्रकार कितने हो? निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। जब हम किसी नज़दीक की वस्तु को इंडिकेट करके बोलते हैं तो वह निकटवर्ती होता है। जब किसी दूर वाले वस्तु को और संकेत करते हैं तो वो क्या होता है? दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये सब क्या है? निकटवर्ती निश्चयवाचक। और दूरवर्ती क्या है? वह मेरी पेन है, वह, वे सब हैं। तो वाक्य से ही पता चल जाएगा आपको कि कौन सा निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है और कौन दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा: जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध न हो, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे जिनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप शब्द से ही आप देख लेंगे, कुछ, कोई, किसी, पता चल रहा है कि जैसे कोई है तो कोई में कौन निश्चित है? नहीं। कुछ निश्चित है? नहीं। किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने, जौन, तौन, जहाँ, वहाँ आदि, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। शब्द से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे आप उदाहरण स्वरूप देख लें, मोहन, आज कोई शब्द आया है। ठीक है। पानी में कुछ गिरा है। कुछ गिरा है मतलब क्या गिरा है नहीं पता, कुछ गिरा है। द्वार पर कोई खड़ा है। कोई खड़ा है मतलब कौन खड़ा है ये नहीं पता है। तुम्हारे लिए किसी का फोन आया है। इस तरह से वाक्य हैं। आप वाक्य को पढ़ेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। जैसे रमेश बाजार से कुछ लाया, तो कुछ क्या है? कुछ में क्या लाया है? समोसा लाया, जलेबी लाया, क्या लाया ये नहीं पता है, लेकिन कुछ लाया है। तो मुझे कुछ खाना है। कुछ खाना है मतलब कुछ भी खाना है, कोई उसमें निश्चित नई चीज़ें हैं, समझ में आ रही हैं। तो इस प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम के ये उदाहरण बनते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा: जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से दो पदों के बीच के संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु का एहसास होता है लेकिन उसका निश्चित रूप पता नहीं चलता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक। दूसरे शब्दों में, जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसी, वैसी, जैसा, जो, जिसकी, सो, जिसने, तैसी, जहाँ, जिसकी, जितना, उतना आदि। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी, वैसी, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? एक संबंध को जोड़ रहे हैं ना, वाक्य से ही पता चल जाए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी, उसकी। जो सोएगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यह वही लड़का है जो घर आया था। यह वही लड़का है जो घर आया था। जो बच्चे परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। तो देखिए ना, दो शब्दों में एक संबंध जो है स्थापित कर रहे हैं ये शब्द, तो ये क्या हो गए? संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। ठीक है।
प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये लास्ट है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे। आप वाक्य में देखेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द आएंगे तो आप समझ जाइए कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों के प्रश्न या बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जिन सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, ये सब देख लेंगे। आप खुद कोई भी वाक्य प्रश्नवाचक बनाते होंगे तो उसमें इसका प्रयोग करते होंगे, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हम देख लेते हैं। यह कौन, कौन क्या है, कौन। यह क्या, कौन, क्या, कौन, क्या, किसने, कहाँ, क्या। तो ये सब सारे शब्द क्या हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा देखा, सर्वनाम के प्रकार देखा। आप लोग इसका अध्ययन करिए। ठीक है।